वन आज मैं आपको कुछ जो आपका एजुकेशन पेपर है 12th का उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी और कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अपना जो आपका पेपर है एजुकेशन का उसमें आप बहुत अच्छा करोगे। तो सबसे पहले जो आपका एजुकेशन पेपर है ना, क्योंकि पिछले लगभग 1 साल से लास्ट ईयर ही हो गया है, ये इन्होंने सीबीएसई पैटर्न कर दिया है जेके बोस वालों ने। तो यहाँ पे आपको जो ज़्यादा सेम क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। मतलब बात क्या होगी ना कि जो आपका चैप्टर है, जो आपके चैप्टर्स है वहाँ पे जो पहले आप जो जैसे ही बुक खोलते हो ना, कोई भी रेफरेंस बुक या जो भी, वहाँ पे दे के होता है, वहाँ पे पॉइंट नोट्स दे के होते हैं ना कि कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर आप कौन सा ये टॉपिक पढ़ोगे। कोई सब्जेक्ट है जैसे आपका एजुकेशन है, उसमें आपको टॉपिक दे के होगा, तो उसके अंदर बहुत सारे फिर हेड लाइन ये होंगी ना, हेडिंग्स होंगी, फिर आपको वो पढ़नी होंगी। ठीक है, तो वैसे ही उन्हीं में से आपका जो है वो पेपर वैसे ही वहीं से क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको देखा जाए तो आपका मॉडल पेपर कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, जो करिकुलम वाला जो पहला चैप्टर है उसमें आपके एक तो 4 मार्क्स का सवाल आ सकता है, और यहाँ पे आपके ये आएंगे 2-2 मार्क्स के सवाल आएंगे। ठीक है, और टोटल यहाँ से कितने मार्क्स के आएंगे आपके 5 मार्क्स के सवाल आएंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये बोल के रखा है टोटल इसके 10 मार्क्स हैं, सबको ऐड करके ना क्वेश्चन यहाँ से आपके 5 आएंगे। बाकी ये यहाँ पे आपको देख के कितने कितने आएंगे आपके। उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, फिर वहीं पे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन JNK है। तो आपका जो ये तीसरा चैप्टर है ना, यहाँ पे आप एक बात करना, इसको ज़्यादा आप पढ़ना नहीं, मतलब ये नहीं करना, इस पर ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ से आपको क्या होगा ना, यहाँ से आपके ये आएंगे जो आपके इसको ये होता है ना, पैसेजेस होते हैं वो आएंगे। ठीक है, यहाँ से आपके 2 पैसेजेस आएंगे, तो मोस्टली यहीं से आते हैं। लास्ट ईयर जो पेपर था उसमें भी यहीं से आया था, जो आपका ये था जो आपकी पैसेज आई थी वो यहीं से इसी चैप्टर में से आई थी। और उसके बाद आपका जो ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, आप कौन कौन से करोगे, एक आप करोगे जो ज़्यादा अच्छे से करना है। ठीक है, एक तो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप करोगे, उसके बाद लर्निंग आप करोगे, और उसके बाद आप स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन अगर करना चाहो वो करना, क्योंकि उसमें आपके एक बात होती है ना, मैथ्स में एक ये होता है कि इसमें मार्क्स नहीं कटते हैं आपके, अगर आपने अच्छा क्वेश्चन किया है तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं बराबर। तो और पॉपुलेशन एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को आपको थोड़ी सी नज़र देनी है, और आपका जो करिकुलम है उसमें आपको 4 मार्क्स का सवाल आएगा, तो वो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे आपको सारा इन्होंने दे के ना, यहाँ पे डिटेल्स हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो कितने आएंगे, 20 आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो आपका पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट जो है वो है कि आपको 20 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। तो आप ऑब्जेक्टिव्स बहुत इजी होते हैं, इसमें गैस करना पड़ता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप गैस कर लोगे आराम से। अगर डेट नहीं होगी, वैसे डेट तो नहीं आती है, डेट के बेसिस पे यहाँ पे एजुकेशन में तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यहाँ पे सीधे आता है कि कौन सा एजुकेशन का जो जैसे जेके बोस है ये इसका पूरा नाम क्या है, या आपका इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, या करिकुलम में कितने किस्म के ये पढ़ाए जाते हैं, किस किस्म के करिकुलम्स होते हैं, उस पे आता है सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 20 मार्क्स होंगे। उसके बाद आपका जो पैसेज है, पैसेज अब आती है आपको 2 पैसेजेस आएंगी, एक पैसेज के 5 मार्क्स होंगे। ठीक है, और 2 पैसेजेस आएंगी, टोटल वहाँ पे आपको 10 मार्क्स हैं। उसके बाद आपको एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको कितने आएंगे, 9 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो 9 उनके कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, 2 मार्क्स, तो वहाँ पे आपको 18 मार्क्स मिलते हैं। और फिर आएगा आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो आएंगे आपको 7 क्वेश्चंस, और हर एक जो सवाल है उसके 4 मार्क्स होंगे, तो टोटल वो हो जाएंगे 7 के 28, 7 4 ज़ा 28। उसके बाद है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें आपको आएंगे टोटल 4 क्वेश्चंस, और हर एक सवाल के 6 6 मार्क्स होंगे, और टोटल कितने होंगे आपके, वो 24 मार्क्स। तो अब आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, आप पहले ही सोच लेना यहाँ से ही, मतलब जैसे ही आपको, अगर यहाँ पे नहीं आप सोच पा रहे हो, जब आपका पेपर होगा वहाँ जैसे ही आप जाओगे एग्ज़ाम देने, वहाँ पे आप पेपर खोलना और पेपर में देखना आपको क्या क्या आता है। सबसे बेस्ट है, सबसे पहले आप पैसेज कर लो, क्योंकि पैसेज बहुत इजी होता है। इंग्लिश में तो हम पहले से ही पैसेजेस करते आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पैसेज दी है, फिर 5 क्वेश्चन होंगे, फिर आपको क्वेश्चन का आंसर पैसेज में से ढूंढ के लिखना है, तो 10 मार्क्स वहीं पर आपको आ गए। उसके बाद हो सके तो ऑब्जेक्टिव्स को नज़र देना, और जितने ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो सारे करना, बट अच्छे से वहाँ पे लिखना कि ये किस क्वेश्चन का आपको आप आंसर लिख रहे हो। वहाँ पे ऊपर लिखना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, ऊपर अच्छे से लिखना वहाँ पे ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए आपने क्या किया है।
तो यहाँ पे आपके 30 मार्क्स हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए ना, फिर आपके लिए 30 मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, बट अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप वेरी शॉर्ट आंसर में देखो आपको कितने सवाल आते हैं, तो वहाँ से वो कर लो। उसके बाद आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में से जितने आपको आते होंगे पहले ही उसको डॉट लगा देना जो जो आपको आता होगा, फिर वहाँ पे देखना आप कितना करना चाहते हो। आपको इस बार 30% रिलैक्सेशन दी गई है ना, जहाँ तक मुझे पता है। लास्ट ईयर 40% की रिलैक्सेशन दी गई थी, 40 मार्क्स की दी गई थी, तो 40 जो मार्क्स थे वो आपको वहीं से मिल रहे थे, 40% आपको वहीं से बोर्ड वाले ही दे रहे थे। तो इस बार तो शायद 30% है, तो 70% आपको खुद से करना है। तो लॉन्ग आंसर में अगर देखा जाए तो आप स्टैटिस्टिक्स वाला करना ही करना, और पॉपुलेशन एजुकेशन से वहाँ पे आ सकता है सवाल, और लर्निंग से आ सकता है। उसके बाद इन्होंने आपको बताया कैसे सवाल होंगे। सबसे पहले आपको वहाँ पे सेम ऐसा ही पेपर आएगा, कुछ इधर से उधर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं आपको एजुकेशन पेपर लास्ट ईयर का दूँ, वो भी मैं आपको कल तक दे दूँगी। तो आप पहले लेकिन ये करना, यहाँ से आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। सबसे पहले आपको 5 ट्रू फॉल्स आएंगे, वहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स बताना है, सही कौन सा है गलत कौन सा। उसके बाद आपको मैच फॉलोइंग आएगा, यहाँ पर आपको मैच करना है ना किसके साथ कौन सा आएगा। उसके बाद आपको आएंगी 2 पैसेजेस, तो हर एक पैसेज में कितने क्वेश्चंस हैं आपके, 4-4 क्वेश्चंस आए हैं। एक सवाल के 2 मार्क्स हैं, बाकी के 1-1 हैं। तो देखो आप दोनों जो पैसेजेस हैं ये आपके तीसरे चैप्टर में से आई हैं, आप अच्छे से देख लो इसको। उसके बाद आपका जो सेक्शन सी है, इसमें आपको इन्होंने कितने क्वेश्चंस दिए हैं टोटल, क्वेश्चन 4 to 12 जो है, आप देखो ये वाले क्वेश्चन जो आपके यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे सबसे पहले आपको है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है, सबको पता है, जो आज हमें जो पढ़ा रहे हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल वाला जो है पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको इसमें से जो खुद से माइंड, अगर आपने नहीं पढ़ा है जल्दी से पढ़ लेना तो आपको हो जाएगा। ये बहुत एजुकेशन का एक बात है ना, एजुकेशन में हम वही सारा पढ़ते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, मतलब हम समझ लेते हैं चीज़ों को जल्दी। और एजुकेशन बहुत ईजी सब्जेक्ट है, इसमें आपको थ्योरी है ना सारी, तो इसमें आपको ज़्यादा वो नहीं होता है, कुछ बाहर का नहीं आता है, सारा जो आपका है सिलेबस में से ही आता है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता है इसमें। तो जैसे आप फिज़िक्स का पेपर था कल, उसमें बोला गया था कि आउट ऑफ सिलेबस आया था, बट आप इसमें नहीं बोल सकते हो आउट ऑफ सिलेबस। एनसीईआरटी वाले हमेशा यही करते हैं, कभी आउट ऑफ सिलेबस आपको डालेंगे ही नहीं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता। अगर आपने अच्छे से पढ़ा, आपने मेहनत करी है, तो आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम में करोगे। देखो यहाँ से आप, उसके बाद दूसरा सवाल था कि आपको आपको जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है उसके 2 ये बताने हैं, जो नुकसान जो हैं उसके, वो डीमेरिट्स जो नुकसान है उसके, ठीक है, वो बताने थे। उसके बाद आपको बताना था डेथ रेशो और सेक्स रेशो क्या होता है। उसके बाद आपको बताना था कि जो गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिसिप्लिन एज एडवोकेटेड बाय गांधी जी। गांधी जी के हिसाब से डिसिप्लिन क्या था, ठीक है, वो आपको बताना था। उसके बाद आपको रेंज निकालनी थी, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जो इन नंबर की रेंज निकालनी थी। उसके बाद आपको यहाँ पे आया सवाल, गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, 2-2 पॉइंट्स का। उसके बाद आपको बताना है कि 2 वजहें बतानी है जिसकी वजह से पुअर मेंटल हेल्थ होती है एक इंसान की। उसके बाद आपको बताना था कि मेंशन एनी 2 एफर्ट्स टू टेकन बाय द स्कूल टू बूस्ट मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी स्कूल ऐसे क्या 2 स्टेप्स ले सकते हैं जिससे आप वो अपने बच्चों की क्या कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ सही बना सकते हैं। उसके बाद आपको बताना था लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है, और ये सवाल आया भी था क्वेश्चन में, ठीक है, मतलब सॉरी पेपर में आपके क्वेश्चन आया भी था। तो अगर ये आप करते हो ना, ये करना, और लास्ट ईयर का जो आपका पेपर है वो मैं आपको दे दूँगी कुछ टाइम के बाद, वो अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस वहीं से आ जाएंगे और उसी के रिलेटेड आएंगे ना। जैसे आपको आ सकता है करिकुलम क्या होता है, पॉपुलेशन जो है एजुकेशन क्या होती है, या ये सारा आपको आ सकता है मेन। और इससे पहले मैं आपको एक वीडियो बना चुकी हूँ कुछ चैप्टर्स के बारे में, वहाँ से जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो आप कर लेना, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। और उसके बाद है आपका जो डी सेक्शन है, इसमें भी आपको यहाँ पे आपको 4-4 मार्क्स के सवाल आए हैं। जैसे आपको बताया था कि 4 मेरिट्स फ़ायदे बताने थे जो हमारा एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है उसके, और 2 जो आप मेरिट्स बताते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको बताया कि जो मॉर्निंग असेंबली है उसकी क्या बेनिफिट्स है हमारे एक बच्चे के सोशल और मॉरल डेवलपमेंट में।
देखो ये तो पता ही है, जब हम असेंबली करते हैं तो हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें बताते हैं कि सही गलत चीज़ें क्या होती हैं, वो टॉपिक्स बताते हैं, फिर बच्चों को हम उठाते हैं, फिर वो बच्चे टॉपिक्स बोलते हैं, उससे हमारा जो है मॉरल डेवलपमेंट हो जाता है। और जब हम असेंबली में होते हैं तो सारे बच्चे एक साथ होते हैं, तो हम वहाँ पे एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं। टीचर्स से हम सीखते हैं हम कैसे हमें स्पीच देनी चाहिए, वो सारा हम सीखते हैं वहाँ से। ऐसे ही आपको पॉइंट्स लिखने हैं ना वहाँ पे, ज़्यादा कुछ ये नहीं, मतलब आपको कोई जो बुक में लिखा है वही आपको रट्टा मार के लिखना नहीं। एजुकेशन में एक बात है ना, जो आप समझते हो वही आप लिख सकते हो, और जो भी मैम आपको पढ़ाती है वो आपको उसी टाइम समझ आ जाता है एजुकेशन में हमेशा। तो उसके बाद आपको बताना था कि जो हमारे स्कूल्स हैं उनको लिटरेरी एक्टिविटीज़ जैसे कि डिबेट्स, क्विज़ प्रोग्राम्स और सेमिनार्स वगैरह क्यों कंडक्ट कराने चाहिए। फिर आपको बताना था जो जॉन डिवी और गांधी जी हैं उनकी मेथडोलॉजी में क्या डिफरेंस है, टीचिंग जो उनके हिसाब से टीचिंग जो है वो कैसे होनी चाहिए एक बच्चे की। उसके बाद आपको बताना था मेंटल हेल्थ जो हाइजीन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर आपको बताना था माल एडजस्ट पर्सन कौन होता है, उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी थे। उसके बाद आपको इन्होंने बोला था कि जो माल एडजस्टमेंट है वो एक इंसान में कुछ सिम्टम्स, कुछ वो ऐसी चीज़ें दिखाता है जिससे आप उसको देख के, उसके बिहेवियर को देख के आपको पता लग जाएगा कि क्या ये इसको है, माल एडजस्टेड पर्सन है कि नहीं। अब आपको उनको बताना था 4 सिम्टम्स जिनको देख के आपको लगता है कि एक इंसान माल एडजस्टमेंट से ये है, उसको माल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है। उसके बाद जो आपका लास्ट वाला है ये आपको बोला गया था कि सेम इसी तरीके से आपका पेपर भी आएगा, कुछ इधर उधर नहीं होगा। सिर्फ क्वेश्चंस इधर उधर हो सकते हैं बट बाकी जो है वो ऐसा ही पैटर्न होगा आपका। फिर आपको बोला है इन्होंने जो 6 मार्क्स के सवाल हैं जो आपके, वहाँ पे आपको 150 मतलब 1.5 पेज में आप आराम से ये सवाल लिखोगे। जो 4 मार्क का आपका 4 मार्क्स का जो आपके क्वेश्चन है ना वो आप 1 पेज पर लिखोगे, और जो 2 मार्क्स के हैं वो आप 2 या 3 लाइन्स में लिखोगे। और हमेशा ये ट्राई करना पॉइंट्स में लिखना, जैसे हिस्ट्री हो गया आपका, पॉलिटिकल साइंस हो गया, और जो जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स हैं ना हमेशा ट्राई करो इनको पॉइंट्स में लिखो। पैराग्राफ मत करो, पैराग्राफ में टीचर को बहुत ज़्यादा मतलब देखना पड़ता है। जो अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो टीचर बहुत खुश हो जाता है, फिर वो आपको मार्क्स दे देता है, क्योंकि पॉइंट्स आप जैसे आपको भी कभी पॉइंट्स बुक में लिख के होते हैं, आपको मज़ा आता है वो पढ़ने में और आपको लगता है वो जल्दी आपको याद हो जाएगा, आप समझ आ जाएगा। बट अगर आपको कोई पैराग्राफ होता है आपको देख के ही लगता है यार ये कौन पढ़ेगा, है ना। तो हमें वही एक समझनी है बात, एग्जामिनर के दिमाग से सोचना है कि उसको क्या पसंद आएगा, तो हमें पेपर अपना उसी हिसाब से बनाना है। और जैसे आप एक ही इस पे लिखोगे ना, पेज पे लिखते हो, जैसे कि आपने 1.5 मार्क्स का जो आपको 1.5 पेज पे आप सवाल लिख रहे हो, उसका आपको 1.5 पेज अगर थोड़ा बच जाता है ना वो छोड़ो, फिर दूसरे पेज से स्टार्ट करो। वैसे ही जो 2 मार्क्स के आपके सवाल है ना, एक पेज पे 3 लिखो, और फिर जो जगह है बीच बीच में छोड़ो, ताकि समझ आए टीचर को कि ये इसने सवाल किया है, साथ साथ में मत लिखो। और जो आपकी हैंड राइटिंग है वो थोड़ी बड़ी बना के रखो, ये ज़्यादा छोटा छोटा मत लिखो। तो ये कुछ चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है ये बताना था, इसके 4 कॉन्सिक्वेंसेस बताने थे, इसके कॉजेज़, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसके कॉजेज़ क्या हैं और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। और इसी पे ये क्वेश्चन आया था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है और उसके क्या कॉजेज़ हैं या किन वजहों से वो होता है। ठीक है, वो आपका पिछले साल जो मेन पेपर था उसमें आया था आपका सवाल। या ये नहीं तो उसके बाद ये भी आप कर सकते हो, जो पॉपुलेशन एजुकेशन है वो क्या है और उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स है, यानी उससे क्या हम पाना चाहते हैं, ये सवाल है। ये सेम ऐसे ही आपको थोड़ा इधर उधर किया था सवाल को, बट मेन उसका यही था मकसद, ऐसा ही सवाल था वो। उसके बाद आपको यहाँ पे आया है जो 21st वाला क्वेश्चन है वो है कि यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिविएशन से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, या आपको ये जो दूसरा सवाल आपको बोला ही नहीं, यहाँ पे इन्होंने एक गलती की है, नीचे बताया ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये दूसरा सवाल कोई दिया ना, ये आप यहाँ पे आपको नहीं बताया, इनको भूल गया है ना कि क्या करना। यहाँ पे आगे क्या है देखो, यहाँ पे इन्होंने बताया स्टैंडर्ड डिविएशन बाय शॉर्टकट मेथड फ्रॉम फॉलोइंग। तो एक होता है ना जो दूसरा और वाला है, इसको इन्होंने बताया ही नहीं है कि क्या करना है इसको। तो ये वाला आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद है आपका जो इन्होंने सवाल पूछा था वो है कि प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हैं। या आपको बताना था जो फिज़िकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट जो होता है वो ड्यूरिंग चाइल्डहुड कैसा होता है, कितना होता है, कैसे होता है।
ठीक है, वो बताना था। उसके बाद आपका सवाल था जो है प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग बताना था क्या होता है और इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं लॉ ऑफ इफ़ेक्ट के। ठीक है, ये सेम ऐसे ही सवाल आया था आपका लॉ प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग पे आपका आया था सवाल। उसके बाद आपको अगर ये नहीं आता है फिर आप ये भी आपको ऑप्शन दिया है कि वहाँ पे भी सेम ऐसे ही आपको ऑप्शन होगा, गिव कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग विद एनी डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। आपको कोई लर्निंग बतानी थी क्या होती है और डेफिनेशंस कुछ बतानी थी। साथ में आपको बताना था वर्बल लर्निंग और मोटर लर्निंग क्या है। 4 आपको बताई है ना, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्या होती है, वर्बल लर्निंग क्या होती है, मोटर लर्निंग क्या होती है, ये सारी बताई थी ना, वो उसी में से आएंगे आपको सवाल। और इन्होंने ये भी आपको बताया है, जैसे आप देखते हो जब आप बोर्ड वाला एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे 3 सीरीज़ होती है ना, ABC। तो 3 जो बच्चे होते हैं उनको अलग अलग मिलती है। तो उसमें क्या होगा, जो पेपर की ए और जो 3 पेपर्स होंगे उनकी जो उनका जो ए और बी पार्ट है ना, वो तीनों सीरीज़ का अलग अलग, और जो एग्जामिनर है उसको तीनों का अलग अलग सेट करना है। जो पेपर बनाने वाला होगा ना उनको तीनों का अलग अलग सेट करना है। तो बस यही आपका ऐसा ही सेम पेपर होगा ना, पैटर्न यही होगा। अगर आपको पैटर्न के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी तो आप इसको देख के मुझे लगता है कि आपको उससे हेल्प हो गई होगी। तो मैं कुछ टाइम के बाद आपको भी अपडेट कर दूंगी आपका जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था वो भी। और मैंने इससे पहले प्रीवियस कुछ वीडियोज़ में बताया, एक वीडियो में बताया है कि कैसे आप कर सकते हो ये जो आपका पेपर है उधर क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट करना है, जो कि क्वेश्चन जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमें भी नहीं पता है क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, बट हम एक ये लगा सकते हैं ना कि जिसने एजुकेशन पढ़ी होगी वो बता सकता है कि कितना एक बच्चे ने किया, या क्या मतलब एक बच्चा कितना पढ़ सकता है, या उसको कहाँ कहाँ से सवाल करने चाहिए। तो मेरा खुद का भी एजुकेशन सब्जेक्ट रह चुका है 11th 12th में, तो इसीलिए मैं इसमें आपको थोड़ी हेल्प कर सकती हूँ। और आपको डरना नहीं है, बहुत इजी पेपर आएगा, बट मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने इजी बोल दिया तो आप मेहनत ही नहीं करोगे, नहीं। अभी आपके पास टाइम है अगर आपके पास, तो आप थोड़ा बहुत मेहनत कर लो। और मैंने इसके कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, आप देखो, मैंने बहुत शॉर्टकट उसमें रखा है ना आंसर को, तो वहाँ पे आपको वैसे ही करना है, बट उस आंसर को थोड़ा एलोबरेट करना है। मैंने मीनिंग भी साथ में बताया आपको, तो उस मीनिंग को खुद से लिखने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जामिनर को जो रट्टा लिखता है ना, रट्टा मार के लिखते हैं जो बच्चे, एग्जामिनर को वो उतने अच्छे नहीं लगते हैं। बल्कि जो वो बच्चे होते हैं जो कि खुद से लिखने की कोशिश करते हैं वो टीचर्स को ज़्यादा पसंद आते हैं।